हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम महिला सुपरवाइज़र का जो मेरा प्रैक्टिस सेट है 3000 प्लस एमसीक्यू का, उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैं उस प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन कराऊँ, तो मैंने आज वही स्टार्ट किया। इसके पहले भी मैंने इसके कुछ प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, लेकिन अभी जब आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एग्ज़ाम सितंबर में है, तो सीरीज़ वाइज जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दूंगी 3000 एमसीक्यू के नाम से। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं वो भी इसमें समाहित किए गए हैं। साथ ही साथ में उनसे संबंधित ही जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन इनको कवर किया है। हमारे चैनल पर सुपरवाइज़र की 2 से 3 क्लासेस अलग अलग कोर्सेज़ के साथ चल रही हैं। जैसे कि एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें हम करीब 15,000 एमसीक्यू का सेट कर रहे हैं। वो अलग अलग रहता है, उसमें हम 10 या 15 क्वेश्चन डेली करते हैं। इसके अलावा ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ये 3000 एमसीक्यू का रहेगा। इसमें प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न भी रहेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि हमारे जो नोट्स हैं उसमें क्वेश्चन किस तरह से दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट है। नंबर 1 इसका नाम सीरीज़ दी है मैंने, ये पहला पार्ट है। ऐसे ही इसके आगे के पार्ट आते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, फोलेट का अपर्याप्त अंतःग्रहण मेगाब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है? फॉलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण, फॉलेट या फॉलिक अम्ल जो होता है वो विटामिन B9 होता है। अब ये बोल रहे हैं अपर्याप्त अंतर्ग्रहण, मतलब इस जितनी मात्रा इसकी आवश्यक होती है उससे ज़्यादा इसका ग्रहण किया जाए। मेगाब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है? देखो, सबसे पहले ये समझो कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता क्या है। मेगाब्लास्टिक जो एनीमिया होता है उसमें जो आरबीसी होती हैं हमारे शरीर की, उनका आकार जो है वो बढ़ जाता है, उसको हम मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। एनीमिया से आप समझ सकते हैं, एनीमिया का मतलब होता है शरीर में से खून की कमी। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो वो एनीमिया कहलाता है। और मेगाब्लास्टिक एनीमिया किसको कहते हैं? मेगाब्लास्टिक एनीमिया वो होता है कि जब खून की कमी तो होती ही है, साथ में जो आरबीसी का आकार होता है वो अलग शेप में हो जाता है, या बोले तो आरबीसी का आकार जो है वो बढ़ जाता है, उसको हम मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और ये आकार में बढ़ भी जाते हैं। अब अगर जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड है वो इस तरह से बढ़ जाएगी, ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगी, तो जो और बहुत सारी जो ब्लड सेल हैं, जब दूसरी ब्लड सेल जो बढ़ रही हैं, तो इनकी मात्रा जो होगी ना, जब बड़ा हो जाएगा साइज़, तो जो शरीर में जितनी आवश्यक है उतनी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक ही ब्लड सेल्स का आकार बढ़ जाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। और ये जो स्थिति बनती है मेगाब्लास्टिक एनीमिया की, ये तब बनती है जब शरीर में आरबीसी ठीक तरह से नहीं बनता है और ऑक्सीजन भी सही तरह से नहीं पहुंचता है। तो याद रखिएगा, मेगाब्लास्टिक एनीमिया को एक मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की आकार बढ़ जाता है। और इसके लिए क्या उपचार दिया जाता है? इसके लिए बोला जाता है कि या तो विटामिन B9 लो या तो विटामिन B12 लो। इनकी पर्याप्त मात्रा अगर नहीं लोगे तो ये बीमारी हो जाती है। अगर बात की जाए विटामिन B12 की, कि विटामिन B12 कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, तो विटामिन B12 जो है, गर्भवती स्त्री की बात करें अगर हम क्योंकि यहाँ पे गर्भावस्था की बात हो रही है, तो अगर विटामिन B12 की बात करें तो गर्भावस्था में विटामिन लगभग 2.5 से 2.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। और विटामिन 9 की बात करें तो लगभग 600 माइक्रोग्राम जो है विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक नॉर्मल लेडी की बात की जाए कि जो साधारण स्त्री है जो गर्भवती नहीं है, तो उसको लगभग 400 से 500 माइक्रोग्राम इसकी फॉलेट अम्ल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये औरत जो है गर्भवती हो जाती है तो उसको लगभग 600 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल की या विटामिन B9 की आवश्यकता होती है। और वही विटामिन B12 की आवश्यकता 2.5 से 2.6 माइक्रोग्राम होती है। तो ये सभी याद रखिएगा। इसके अलावा 19 साल से अधिक उम्र का अगर बच्चा है, 19 साल से अधिक का, तो उसको 400 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं को 600 होती है। ये सभी फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा। अब ये पूछ रहे हैं कि फॉलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण, मतलब अपर्याप्त लेते हैं तो ये किस चीज़ से संबंधित हो जाता है? तो गर्भावस्था के खराब परिणाम से संबंधित हो जाता है। मतलब इसमें गर्भ अवस्था जो आती है, प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा, गर्भावस्था खराब परिणाम। याद रखिएगा, विटामिन B9 कितना चाहिए गर्भवती को?
600 माइक्रोग्राम चाहिए। और विटामिन B12 कितना चाहिए, लगभग 2.5 से 2.6 विटामिन B12 चाहिए। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। साधारण महिला है तो उसको 400 चाहिए, लगभग इतना ही मेल को ज़रूरत पड़ती है। अगला है किशोरों को उनके वयस्क अवस्था के भार का 30%, वयस्क अवस्था के भार का 30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक किस उम्र में प्राप्त हो जाता है। किशोरों को उनके वयस्क अवस्था के भार का 30%, तो ये 10 से 19, 10 से 12, 9 से 12 या 10 से 15, तो 10 से 19 वर्ष होता है। क्या बोल रहे हैं, जब बच्चा 10 से 19 साल का होता है तो उनको उनके वयस्क अवस्था के भार का 30% प्राप्त हो जाता है और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% इसी एज में प्राप्त होता है, 10 से 19 वर्ष की उम्र में। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह कौन सा है। मतलब जो आयरन न्यूनता का सबसे ज़्यादा मेन कारण बनता है, आयरन न्यूनता का जो सर्वाधिक जोखिम वाला कारण बनता है वो क्या होता है, नवजात शिशु एवं बच्चे वो होते हैं, गर्भवती वाली महिलाएं, गर्भवती महिलाएं या उपरोक्त जो गर्भवती होने वाली हैं या जो हो चुकी हैं या नवजात शिशु, तो ये जो सभी लोग होते हैं ये आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम वाले मौजूद समूह हैं। महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है लगभग 11 से 12 हीमोग्लोबिन महिलाओं में इससे अगर कम होता है, 11.5 जो है, 11.5 हुआ, 12.5 हुआ, ये सब ठीक माना जाता है, लेकिन इससे कम होता है तो वो हीमोग्लोबिन कम अवस्था में आ जाता है। तो ये सभी जो समूह हैं वो सर्वाधिक जोखिम वाले समूह में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है, एड्स, हेपेटाइटिस बी, डाउन सिंड्रोम या सभी। तो इन सभी की ही जांच की जाती है अगर आप गर्भावस्था में हो। फ्रेंड्स, ये हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस का एक प्रकार है और हेपेटाइटिस के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ABCDE, उसका ही एक प्रकार है हेपेटाइटिस बी। जैसे ही बच्चा होता है तो उसको इसका ही जो है टीका लगाया जाता है सबसे पहले। तो सामान्य गर्भावस्था में किन रोगों के लिए नियमित जाँच की जाती है, इन सभी के लिए की जाती है। अगला है, 1 से 3 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी कितनी है। देखो, जो कैलोरी होती प्राप्त होती है वो जितना बच्चे की लंबाई होती है, हर इंच के हिसाब से हर 1 इंच पर बच्चे को 40 कैलोरी चाहिए पड़ती है। 1 इंच पर 1 इंच बराबर 40 किलो कैलोरी। मतलब अगर बच्चा 30 इंच का है तो 30 इंच मतलब उसमें हम इंटू कर देंगे 40 का, मतलब उसको चाहिए पड़ेगा 1200 किलो कैलोरी। तो इस प्रकार से हर इंच के बच्चे को लगभग 40 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जितना जितना इंच उसका बढ़ता है। नॉर्मली जो बच्चा होता है वो लगभग 34.5 इंच का बच्चा हो जाता है अगर वो 3 साल का होता है। 3 साल के बच्चे की जो हाइट है वो 34.5 से 36, 37, ये उसका एवरेज हाइट है, जो एक यूनिवर्सल एवरेज बताया गया है। उसके अकॉर्डिंग लगभग 3 साल का जो बच्चा है 34.5 इंच का होता है। अगर उसकी बात की जाए 1 से 3 वर्ष की बात की जाए तो हम 1 से 3 वर्ष मतलब इससे 3 से पहले की बात करें तो बच्चा होगा 30 का, 25 का, 20 का, यही इंच होगा उसका 1 से 3 वर्ष में। तो एवरेज अगर हम बात की जाए इनमें से, तो एवरेज जो कि प्रतिदिन किलो कैलोरी हो जाएगी उसकी 1060 किलो कैलोरी हो जाएगी। मतलब 1 से 3 आयु वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1060 किलो कैलोरी हो जाएगी। ये भी याद रखना है कि 3 साल में बच्चे का वजन कितना हो जाता है, तो 11 किलो से 18 किलो का बच्चा हो जाता है जब वो 3 साल का हो जाता है। 11 से 18 किलो का हो जाता है बच्चा 3 साल में। और इसके पहले की बात की जाए, अगर 2 साल की बात की जाए तो 2 साल में 8 से 10 हो जाएगा। 1 साल की बात की जाए तो 1 से 5 हो जाएगा। इस प्रकार से उसका वजन होता है। और हाइट कितनी होती है, 34.5 से 40 इंच हो जाती है 3 साल में। 3 साल में बच्चे की हाइट 34.5 से 40 इंच हो जाती है। तो उस हिसाब से आप कैलोरी का माप लगा सकते हैं। तो 1 से 3 वर्ष के बच्चों को कितनी कैलोरी चाहिए, 1060 किलो कैलोरी चाहिए है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह खालिस्तान का जोखिम बढ़ा देता है। मतलब खराब जो मधुमेह है, मतलब जो डायबिटीज़ की सबसे पहले प्रेगनेंसी के होने के दौरान ही चेक किया जाता है कहीं महिला डायबिटीज़ की पेशेंट तो नहीं है। लेकिन अगर ये हो जाता है और मधुमेह बिगड़ जाता है तो गर्भवती महिलाओं को क्या दिक्कत आ जाती है। सबसे मेन दिक्कत तो पहला ही है
प्री एक्लेम्सिया बोला जाता है। इसका मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाथ पाँव में सूजन हो जाती है, मूत्र में से प्रोटीन का बहाव होने लगता है। तो ये सभी कारण सबसे मेन है। ये पूछा जाता है कि ये प्री एक्लेम्सिया कब हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है जब गर्भ अवस्था में डायबिटीज़ जो होती है बिगड़ जाती है, या मधुमेह जो होता है वो बिगड़ जाता है, तब ई प्री एक्लेम्सिया हो जाता है। इसके दूसरा कारण क्या होता है, अगर ये बिगड़ जाता है तो समय से पहले प्रसव हो जाता है। मतलब जैसे कि 9 महीना नॉर्मली प्रेगनेंसी का समय होता है उससे पहले हो जाता है। सीजरियल जन्म मतलब हो जाता है ऑपरेट द्वारा बच्चा होता है, जिससे माँ और बच्चे की दोनों की ही स्थिति सही नहीं रहती। तो ये सभी कारण, ये तीनों ही कारण ऐसे हैं जो गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह के जोखिम को बढ़ा देते हैं। अगला है स्वस्थ बच्चे का भार डैश की आयु उसके जन्म के समय के भार का दुगना होता है। मतलब स्वस्थ बच्चा अगर है तो उसका जब वो 6 माह की आयु का होता है तो 6 माह की आयु में वो अपने भार का दुगना हो जाता है। जितना भी उसका भार होता है उसका दुगना हो जाता है। याद रखिएगा, अगर वो 1 किलो का है तो कितने का हो जाएगा, 2 किलो का हो जाएगा। 3 किलो का है तो वो 6 किलो का हो जाएगा। नॉर्मली ये वाला जो यूनिवर्सल रहता है 3 और 6। तो याद रखिएगा, एक स्वस्थ बच्चे का भार 6 वर्ष की आयु में अपने जन्म के भार का दुगना हो जाता है। जितना भी जब वो हुआ होगा, जितना भी उसका वेट होता है, वो 6 माह में उसका लगभग डबल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में क्या शामिल है। आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना, रक्त साल होते न मतलब रक्त रिसाव होते हुए देखना, पीला या सफ़ेद मवाद निकलना। तो ये इनमें से क्या ऐसा है जो गर्भनाल के संक्रमण का संकेत है। तो ये सभी ऐसे कारण हैं जो गर्भनाल के संक्रमण के संकेत हैं। याद रखिएगा, ये सभी कारण ऐसे हैं जो गर्भनाल में संकेत पैदा करते हैं। आधार का लाल और सूजा दिखता है। इसमें गर्भनाल में कभी कभी गांठें भी उत्पन्न हो जाती हैं। यदि आपके बच्चे की जो हृदय गति है वो सही से नहीं चल रही है तो गर्भनाल में गांठ मौजूद हो जाती है, जिसके कारण वो सही तरीके से काम नहीं करता है या कड़ी हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें गर्भनाल की समस्या को बताती हैं। इसको प्रोलैप्स भी बोलते हैं। और लगभग 1000 प्रसव में से एक में आगे बढ़ी हुई गर्भनाली होती है। मतलब इसका कारण बहुत सारा जो गर्भावस्था में जो समस्याएं आती हैं वो मेन गर्भनाल के, इसको नाभि रज्जु भी बोलते हैं, इसी के कारण ही आती हैं। इसी के कारण बच्चा जो है जन्म के समय जो यूनिवर्सल वेट होता है 5 पाउंड या 8 ऑन्स, उससे कम हो जाता है अगर गर्भनाल में समस्या उत्पन्न होती है। नॉर्मली बच्चे का वजन कितना होता है जब वो पैदा होता है, 5 पाउंड होता है। गर्भनाल में समस्या आती है तो इससे कम वजन भी हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जिससे मैं आपको अभी करा रही हूँ ये सभी क्वेश्चन इस बुकलेट में आपको मिलेंगे। ये बुकलेट आपको हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ मिलेगी। सुपरवाइज़र नोट्स में आपको टोटल 7 बुकलेट दी जाती हैं, जिसमें एक बुकलेट यही रहती है जो प्रैक्टिस सेट रहता है 3000 प्लस MCQ का। एक बुकलेट 1000 प्लस वॉल लाइनर की रहती है और 5 बुकलेट थ्योरी की रहती हैं। साथ में सबसे मेन जो होता है एक हमारा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप, जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं। मतलब हर टॉपिक वहाँ पे कवर कराया जाता है। बहुत ही सरल तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ पे करीब मैं 1500 प्लस MCQ आपको एग्ज़ाम तक करा दूँगी, क्योंकि बुक फॉर्मेट में इतने सारे MCQ देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ना ही आप पढ़ पाते हैं। इसलिए हमने जो मेन है वो इस बुक में कवर करवा दिए हैं। साथ में कुछ भी जो एक्स्ट्रा होता है वो हम आपको ग्रुप में कराते हैं। ग्रुप में लगभग 1500 कराऊंगी और साथ में जो भी वीडियो बनाऊंगी मैं उसकी PDF भी मैं वहीं पर डाल देती हूँ। रोज़ मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आती हूँ, उसकी PDF भी हम उसी ग्रुप में प्रोवाइड करा देते हैं। वो सब ये जो ग्रुप है आपको केवल हमारे नोट्स लेने पर मिलता है। ये आपको बुकलेट है, इसमें पहली पोषण एवं स्वास्थ्य की मिलती है, दूसरी योजना एवं संस्था की मिलती है, तीसरी सामान्य गणित तर्क शक्ति कंप्यूटर की मिलती है। इसके अलावा जो अगली बुकलेट है वो आपको शिशु की देखभाल शिक्षा से मिलती है। महिला पर्यवेक्षक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मिलती है। 6वां वॉल्यूम नियम अधिनियम प्रबंधकीय गुण शारीरिक रचना विकास की मिलती है और 7वीं 1000 वन लाइनर की मिलती है। इसका जो चार्ज है 1399 प्लस 100 कुरियर है। 1499 में हम आपको ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप भी दे रहे हैं, ऑफलाइन नोट्स भी दे रहे हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, अपना एड्रेस भेजते हैं, तुरंत आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाता है। 7 से 8 वर्किंग डेज में ये आपके घर पहुंच जाते हैं।
तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है। जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे, अगर आपको नोट्स लेना, आपको बताना है कि आपको नोट्स लेना है, आपको अपना एड्रेस सेंड करना है, मैं पेमेंट नंबर आपको दूंगी, पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट देना है और नोट्स आपके निकल जाएंगे। तुरंत ग्रुप में तैयारी होती जाएगी। आज जैसे हमारा जो आज ग्रुप का टेस्ट का टॉपिक है वो है महिलाओं में भारतीय दंड संहिताओं की जितनी भी धाराएँ हैं, महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के अपराधों से संबंधित, महिलाओं के शोषण के खिलाफ, महिलाओं के बलात्कार से क्या क्या धाराएँ हैं, क्या क्या सजा है, तो इन सब के टॉपिक का क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ। ऐसे ही सभी टॉपिक मैं आपको वहाँ पे ग्रुप के माध्यम से कराऊंगी। और हमारे ग्रुप में जो मेंबर हैं बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं। वो लोग बहुत ही मतलब वो डेली अपने टॉपिक से अपडेट हो रहे हैं। साथ में जो करंट अफेयर्स की भी खबरें होती हैं महिला और बच्चों से संबंधित, वो भी मैं उसी ग्रुप में करा रही हूँ। तो अगर लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला है अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त रेंज क्या है। मतलब किस उम्र, ऐसी कौन सी उम्र है जहाँ पर बिना किसी कोई प्रॉब्लम के बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो वो उम्र है 20 से 35 साल। 20 से 35 साल एक उम्र होती है, एक आयु रेंज होती है जिसमें अवांछनीय परिणामों के जोखिम के बिना आप अपना बच्चा को पैदा कर सकते हैं। मतलब गर्भवती होने के लिए एक सही आयु देखी जाए तो 20 से 35 वर्ष है। अगला है माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ क्या प्रभाव पड़ता है। समय पूर्व जन्म हो जाता है, बिल्कुल सही है। शिशु सिर व शरीर के आकार सामान्य से कम हो जाता है, ये भी सही है। शारीरिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं, ये भी सही। उपरोक्त सभी, तो ये सभी कारण सही हो जाएंगे अगर माता गर्भवती के दौरान किसी भी अल्कोहलिक पदार्थ का सेवन करती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने मुझे व्हाट्सअप पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे व्हाट्सअप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना नाम सेव करा दीजिएगा। आकांक्षा 1957 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला है गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन खालिस्तान के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, दोनों या उपरोक्त कोई नहीं। तो गर्भाशय की आकार वृद्धि के लिए आवश्यक है और गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, दोनों के लिए ही गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान लगभग 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 90 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और जो महिलाएं हैं उनको 45 से 50 ग्राम आवश्यकता होती है और जो पुरुष हैं उनको लगभग 55 से 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये प्रोटीन की आवश्यक रिक्वायरमेंट है। यदि इसमें अतिरिक्त प्रोटीन ले लिया जाए तो गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है। मतलब 60 ग्राम से अलग ज़्यादा प्रोटीन अगर महिलाएं इंटेक कर लें तो गर्भाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है और गर्भस्थ शिशु की भी तीव्र वृद्धि इसी के कारण होती है। अगला है गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन खालिस्तान का जोखिम घटाता है। फॉलिक अम्ल जो है मैंने अभी बताया था, विटामिन B9 को ही फॉलिक अम्ल कहते हैं। लगभग गर्भावस्था के दौरान 600 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है और इसके लिए इससे अनुपूरक जो पदार्थ लिए जाते हैं इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो अगर ये पर्याप्त मात्रा में ले लिया जाए तो किसका जोखिम घटा देता है? तंत्रिका, नाल दोष, घेंगा रोग, मधुमेह या कोई नहीं। तो अगर आप फॉलिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में लेते हैं गर्भावस्था के दौरान तो तंत्रिका, नाल दोष नहीं होता है, मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।